हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 4, मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम दूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेता है कि मानचित्र क्या है, तो चलिए एक बार दोबारा से रीड करते हैं इस बात को। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। आओ कुछ करके सीखे इस बॉक्स में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, एग्जाम पर्पज से वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। चलिए अब हम मानचित्रों के बारे में देखते हैं कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अब राजनीतिक मानचित्र के बारे में देखते हैं। चलिए, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव एवं विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। दूरी, दिशा और प्रतीक। तो ये तीनों मानचित्र के घटक हैं। अब दूरी के बारे में देखते हैं। चलिए, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर के दर्शाता है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हो। तो आओ कुछ करके सीखे। यहाँ दिखाया गया है। फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम पर्पज से वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाया ना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं।
जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक गांव का मानचित्र दिखाया गया है समझाने के लिए कि ये किस तरीके से बड़े एरिया को कवर करके छोटे में चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, पहले तो बताया गया है कि ये पैमाना कैसे है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के होगा इसमें। तो ये देखिए दिखाया गया है यहाँ पे कि क्या क्या बनाया गया है। यहाँ पे सामुदायिक केंद्र है, पेड़, खेल के मैदान, दुकानें, कुआं, विद्यालय, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर और फलोद्यान दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो एक गांव का मानचित्र बनाया गया है ये, और दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से मैप में भी एडजस्ट करते हैं एरियाज़ को। प्रधान दिग्बंधु, तो दिखाया गया यहाँ पे दिशाएं दिखाई गई हैं। तो चलिए देखते हैं हम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और साथ ही बाकी दिशाओं को भी दिखाया गया है। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा आती है, उत्तर पूर्व। ऐसे ही पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा आती है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा आती है, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा आती है, उत्तर पश्चिम। इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट होगा ये साउथ ईस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। साथ ही कंपास भी दिखाया गया है यहाँ पे, जिसको दिक्सूचक बोलते हैं हिंदी में हम। चलिए दिशा के बारे में देखते हैं हम कि क्या बताया गया है इसमें। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। मानचित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाएं। विकास के घर का सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो इसकी जो चुंबकीय सुई होती है कंपास की, तो इसकी दिशा कौन सी होती है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है ये। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरी प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दिखाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से सीखा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी भी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब हम इन चिन्हों की सहायता लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है रेलवे लाइन के लिए कौन से सूचक चिन्ह दिखाए गए हैं। इसमें बड़ी लाइन के लिए देखिए ऐसे वाला चिन्ह यूज़ करते हैं, मीटर लाइन के लिए ये वाला, और रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला। ऐसे ही सड़कें, पक्की सड़क के लिए ये वाला और कच्ची सड़क के लिए ऐसे का प्रयोग करते हैं हम। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए
ऐसे, राज्य और जिले के लिए ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही नदी के लिए इस तरीके का, कुएं के लिए ये वाला, तालाब के लिए ऐसे, नहर और पुलों के लिए मानचित्र पर इन तरह के चिन्हों का यूज़ किया जाता है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी के लिए इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बस्ती और कब्रिस्तान के लिए ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और ऐसे ही पेड़ और घास के लिए इस तरह के। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैप को समझने के लिए। ये ऋण चिन्ह दिखाए गए हैं यहाँ पर, के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। तो इन प्रतीकों को क्या कहा जाता है? ऋण प्रतीक कहा जाता है। कुछ ऋण प्रतीक चिन्ह 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरे रंग मैदानों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इसी प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? हम रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक मानचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।